मैं मनोज सिंह। आज हम पश्चिमी बंगाल के वर्तमान, भूत और भविष्य को जानने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी बंगाल आखिर इतिहास के अपने उस स्वर्णिम अध्याय को क्या पुनरावृत्ति दे पाएगा, जिस कालखंड में वह भारत की आर्थिक धुरी हुआ करता था। कोलकाता को भारत की आर्थिक राजधानी की संज्ञा प्राप्त थी, लेकिन वहां की राजनीतिक व्यवस्था ने, वहां के राजनीतिक मानकों ने, वहां की राजनीतिक हठधर्मिता ने, वहां के राजनीतिक उच्छृंखलता ने पूरी तरीके से पश्चिमी बंगाल को आज उद्योग शून्यता की अंधेरी गली में ढकेल दिया है। पश्चिमी बंगाल, जहां स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद तक लोग अपनी आजीविका के लिए जाया करते थे, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, हरियाणा, इन तमाम राज्यों से लोग पश्चिमी बंगाल कोलकाता कमाने जाया करते थे। देश के विभिन्न भागों से लोग, वह आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से वहां की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रहीं, वहां की राजनीतिक अपनी हठधर्मिता ऐसी रही, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पश्चिमी बंगाल की जो आर्थिक धुरी थी, जो उसकी अपनी आर्थिक ताकत थी, वह अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गई। और पश्चिमी बंगाल के लोग, जो कभी रोजगार दिया करते थे भारत के अन्य राज्यों के लोगों को, आज दक्षिण भारत से लेकर के देश के विभिन्न राज्यों में वहां के नागरिक खुद आजीविका के लिए भटक रहे हैं। वहां 34 सालों तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन रहा। बुद्धदेव भट्टाचार्य से लेकर, ज्योति बसु से लेकर बुद्धदेव भट्टाचार्य तक वहां की शासन सत्ता में प्रमुख तौर पर प्रभावी रहे। लेकिन उन्होंने उस अतीत की समृद्धि, अतीत की उस ताकत को समझने का प्रयास नहीं किया। वहां जो भी निवेश आया, उस निवेश को वहां फलने फूलने का अवसर नहीं मिला। जिसका परिणाम रहा कि पश्चिमी बंगाल में कोई भी उद्योगपति निवेश नहीं किया, इन्वेस्टमेंट वहां पर नहीं गया। और खुद पश्चिमी बंगाल ने किसी प्रकार के माइक्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, जो सरकार के माध्यम से होना चाहिए था, उस दिशा में कोई बहुत बड़ा सकारात्मक कदम नहीं उठाया। वहां की प्रशासनिक व्यवस्था की लाल फीताशाही ने वहां की ईज डूइंग की स्थिति को बद से बदतर बना दिया, जिसका परिणाम रहा कि उसका अतीत का वह गौरव उस अंधेरी गलियों में जाता हुआ दिख रहा है, जहां से उसका प्रत्यावर्तन असंभव नहीं तो कठिन जरूर प्रतीत होता है। ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकारों ने
अपने यूनियनों के माध्यम से वहां पर उद्योग और व्यापार को फलने फूलने का अवसर नहीं दिया। आए दिन धरना प्रदर्शन जैसी स्थितियों ने उद्योगपतियों को वहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया। और पश्चिम बंगाल की सी बद से बदतर होती चली गई। बुद्धदेव भट्टाचार्य के बाद वहां की शासन सत्ता कांग्रेस से ही अलग हुई। कांग्रेस की ही नेत्री ममता, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करने वाली ममता बनर्जी के हाथों में गई। तो ममता बनर्जी ने भी उस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं की। आज पश्चिमी बंगाल में जिस प्रकार से नरसंहार की स्थितियां दिखाई देती हैं, वह किसी भी राज्य के लिए शुभ संकेत नहीं हो सकता। पश्चिमी बंगाल में आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जिस प्रकार से राजनीतिक संरक्षण के तहत खूनी संघर्ष दिखाई पड़ता है, यह भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र दोनों के लिए शुभता का पर्याय या परिणाम या संकेत नहीं है। ऐसी स्थितियों पर वहां की सत्ताधारी राजनीतिक दल को विचार करना चाहिए कि हम कैसे परिवेश और वातावरण का निर्माण कर रहे हैं। अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने निजी राजनीतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, इस पर एक क्षण के लिए उन्हें रुककर विचार करना चाहिए कि आगामी भविष्य में इसके परिणाम कैसे होंगे। अगर इस दिशा में वो विचार करते तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो राजनीतिक संघर्ष वहां पर देखने को मिलता है, जो कभी कभी खूनी संघर्ष में बदल जाता है, इस पर जरूर विराम लगता। ममता बनर्जी से वहां की जनमानस की व्यापक आकांक्षाएं, अपेक्षाएं थी, लेकिन उन्होंने भी उसी मार्ग का अनुसरण किया जिस मार्ग पर चलकर बुद्धदेव भट्टाचार्य हो या ज्योति बसु हो, पश्चिमी बंगाल के लिए तो वास्तव में एक असफल राजनीतिक स्वप्न दृष्टा साबित हुए। उन्होंने पश्चिमी बंगाल को उसके उस गौरव को दिला पाने में कहीं न कहीं असफल रहे जिसका वास्तव में वह हकदार था। इससे उन्हें बच नहीं सकते। इतिहास जरूर इस दृष्टि से उनका मूल्यांकन करेगा। वो किसी बीमारू राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे, वो किसी आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। वहां पर अपना एक राजनीतिक और आर्थिक स्ट्रक्चर पहले से मौजूद था। कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के पहले से ही उसे बूस्टअप देने, उसको ताकत देने की आवश्यकता थी। अगर उसे ताकत दी गई होती, उसे संरक्षित किया गया होता, उसे सपोर्ट किया गया होता, तो कहीं ना कहीं वो आर्थिक इकाइयां उन राजनीतिक दलों की हठ धर्मिता का शिकार न बनती, जिसकी वजह से आज पश्चिमी बंगाल उद्योग शून्यता की दिशा में लगभग आगे बढ़ गया है। ममता बनर्जी जब राजनीतिक सत्ता में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं थी, जो तत्कालीन सरकारी राजनीतिक दल काम कर रहे थे,
उन्हीं राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने इनके ऊपर हमला किया था और ममता बनर्जी के ऊपर घातक प्रहार किए गए थे। लेकिन दैवयोग से उस विषम स्थिति से वो निकलने में सफल रही और उन्होंने प्रण किया, उन्होंने एक दृढ़ता ली कि जब तक मैं पश्चिम बंगाल से तत्कालीन राजनीतिक दल को बेदखल नहीं कर देती हूं, मैं राइडर्स बिल्डिंग में अपने कदम नहीं रखूंगी। वहां की विधानसभा को कहते हैं पश्चिम बंगाल की। तो उन्होंने अपने इस वचन को निभाया। जिस प्रकार की दृढ़ता उन्होंने उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए दिखाई थी, अगर उसी प्रकार की दृढ़ता वो पश्चिमी बंगाल के जनमानस, उसके जनजीवन को सरल बनाने, सुखद बनाने, साधन संपन्न बनाने, औद्योगिकीकरण की दिशा में आगे ले जाने के लिए करती, तो यह व्यापक समाज के लिए हितकर होता, लाभदायक होता। उनकी निजी महत्वाकांक्षा तो पूरी हो गई उनकी दृढ़ता की वजह से, लेकिन क्या जनमानस की आकांक्षाएं पूरा करने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में दीदी जी सफल रही? उन्होंने माटी मानुष का नारा दिया था, संवेदनाओं को हवा देकर के उन्होंने एक लंबे समय से स्थापित राजनीतिक दल को वहां की सत्ता से बेदखल करने में सफल हुई थी। इसके लिए उन्हें सलाम है। लेकिन उन्होंने अभी जो घटनाएं निरंतर आ रही हैं पश्चिमी बंगाल से, कि वहां जिस प्रकार की खूनी संघर्ष हो रहे हैं, यह कदापि उनकी प्रशासनिक क्षमता और सूझबूझ, उनकी संगठनात्मक कौशल को नहीं दिखाता है। शायद वो तुष्टीकरण के उस चौड़े, सपाट, सहज, समतल रास्ते पर चलने के लिए किसी भी प्रकार की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक न्याय संगत लीडरशिप के तौर पर, जस्टिफाइड लीडरशिप के तौर पर उन्हें व्यवहार करना चाहिए। न्याय का आग्रही होकर अपने कार्य संपादन करना चाहिए। अगर अपराधी है, अगर समाज के लिए कोई चीज नुकसानदेह है, तो वह है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, रंग, रूप, त्वचा, कल्चर कहीं से भी क्यों ना हो। शायद उनके मानकों में परिवर्तन हो चुका है। वहां हो रहे घटनाक्रम कम से कम इस दिशा में तो संकेत जरूर करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का जो अपना ऐतिहासिक गौरव था, वह गौरव अभी दूर दूर तक पुनः स्थापित होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। उस गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए इन राजनीतिक दलों से कोई अपेक्षा जनमानस को तो
फिलहाल नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने अंदर से कुछ ऐसी ताकत विकसित करनी चाहिए जिससे कि वह अपने पुनः गौरव को प्राप्त कर सके। जिसके वो हकदार थी और हकदार हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।